स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल एक छोटा चैप्टर हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन खत्म किया था। आज हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें सेट जो है वो पहला चैप्टर है। तो सेट स्टार्ट कर रहे हैं। सेट सबसे पहले ये देखो, सेट कहते किसको? सेट जो है वो किसको कहते हैं कि जैसे एक ग्रुप ऑफ नंबर, वो सेट या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ पेरेंट, इसको सेट नहीं कहते। वैसे तो जो भी ग्रुप में हो और वेल डिफाइंड हो उसको हम सेट कहते हैं। ग्रुप में हो और वेल डिफाइंड हो उसको हम सेट कहते हैं। तो ए सेट इज वेल डिफाइंड collection of object A set is well defined, इसका मतलब समझना, well defined collection of object। इसका ये मतलब है कि जो टाइम के साथ चेंज ना हो उसको हम सेट कहते हैं। A set is well defined collection of object। तो किसको सेट कहते हैं कि पहला, जैसे अगर हम तुमसे कहें ए सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास ए सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ए क्लास, इसको क्या हम सेट कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि इंटेलिजेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है कि किसको हम इंटेलिजेंट। तो ये क्या है? नॉट ए सेट। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे ये 1 2 3 4, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? सेट। क्यों? क्योंकि जब भी नेचुरल नंबर की बात होगी तो वो ऑलवेज यही बात होगी, मतलब जो टाइम के साथ चेंज ना हो, टाइम के साथ जिसकी डेफिनेशन चेंज ना हो उसको हम कहते हैं सेट कहते हैं। यानी ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड से ये मतलब है ऑलवेज सेम। या जैसे अगर हम तुमसे ये कहें कि ए सेट ऑफ वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, इसको हम सेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आपके पेरेंट ने पढ़ा होगा या उनके पेरेंट ने पढ़ा होगा या हमने पढ़ा है कि जब भी वॉवेल की बात होगी तो यही होगा, ये टाइम के साथ चेंज नहीं, और ये ग्रुप में है तो इसका मतलब इसको हम कहेंगे सेट। लेकिन अगर ये हम तुमसे कहें कि ए सेट ऑफ क्रिकेट प्लेयर टीम इन इंडिया, ये क्या सेट होगा? ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके एलिमेंट जो है, कभी जो है उसमें सचिन तेंदुलकर खेले होंगे, आज विराट कोहली खेल रहे हैं, कल और कोई खेलेगा। तो सेट उसमें क्रिकेट प्लेयर की टीम में तो 11th लोग होते हैं, लेकिन उसके एलिमेंट टाइम टू टाइम क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉट ए सेट। ये सेट नहीं। तो क्लियर हो गया?
ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए सेट। अब देखो अगला देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब सेट को हम कितनी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को हम कितनी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला, फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि इस फॉर्म में एलिमेंट की हम लिस्टिंग करते हैं, एलिमेंट की हम लिस्टिंग करते हैं, तो उसको हम, और सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं कि इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म, दिस फॉर्म ऑफ सेट एलिमेंट आर लिस्टेड। जैसे अगर हम तुमसे कहें कि ये a इज इक्वल टू किसी के इक्वल और कर्ली ब्रैकेट से 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या कर रहे हैं? एलिमेंट की हम लिस्टिंग कर रहे हैं, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में कहते हैं। जैसे अगर हम तुमसे कहें कि a इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या कर रहे हैं? एलिमेंट की लिस्टिंग कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? सेट है। तो सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में करते हैं और रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट की हम लिस्टिंग करते हैं। दूसरा जो सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? इन दिस फॉर्म, in this form element in form of equation, इस फॉर्म में जो है हम एलिमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में, जैसे अगर यही जो है इवन नंबर है, तो अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दें तो उसको हम कहेंगे सेट बिल्डर। दोनों में से किसी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ये देखो, ये अगर इसी को हमें लिखना x such that x is equal to 2n for every n belongs to n, ये सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब x का सेट है और x की वैल्यू 2n है और n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब n इक्वल टू, जब आप 1 रखोगे, n इक्वल टू 1 रखोगे तो पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। n इक्वल टू 2 रखोगे तो दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। n इक्वल टू 3 रखोगे तो अगला एलिमेंट क्या आ जाएगा? 6। तो इस फॉर्म में हम जो है एलिमेंट की क्या करते हैं? लिस्टिंग। अब जैसे वो जो हमने वाबेल को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा तो ऐसे लिखेंगे x such that x is set of vowel, ये तो ये क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म में। यानी सेट का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो दो फॉर्म में होता है, एक रोस्टर फॉर्म में होता है और एक सेट बिल्डर फॉर्म में होता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम देखें कि टाइप्स ऑफ सेट, मतलब सेट कितनी तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। पहला जो होता है नल सेट, नल, और इसी को हम वाइड सेट कहते हैं, वाइड, और एम्प्टी सेट कहते हैं।
एम्प्टी सेट कहते हैं। नल या वाइड सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको नल या वाइड या एम्प्टी सेट कहते हैं। इसको जीरो सेट भी कहते हैं। नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट, इसको हम क्या कहते हैं? जीरो सेट भी कहते हैं। जैसे अगर हम तुमसे कहें कि ए सेट हैविंग नो एलिमेंट is called null set and denoted by ऐसे कर्ली ब्रैकेट, या हम क्या लिखते हैं? फाई से लिखते हैं। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम नल या वाइड सेट कहते हैं। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? नल सेट या वाइड सेट। जैसे एक एग्जांपल ले, ए कोई सेट है x such that x is greater than 1 less than 2 for every x belongs to it। x किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल। बिलोंग मतलब समझते हो? इसको पढ़ते हैं, बिलोंग बोलते हैं। तो बिलोंग मतलब समझते हो कि x का एलिमेंट, x जो है उस नेचुरल नंबर में है, लेकिन x की वो वैल्यू होगी जो 1 से ग्रेटर हो और 2 से लेस। अब 1 से ग्रेटर और 2 से ग्रेटर के बीच कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं भाई, ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं जो 1 से ग्रेटर हो और 2 से लेस हो। तो इसको हम क्या लिख देंगे? वाइड सेट, या क्या लिख लेंगे? फाई। यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसको हम नल सेट या वाइड सेट कहते हैं, राइट। अब दूसरा जो सेट है, इसको जीरो सेट भी कहते हैं, इसका कई सारे नाम। दूसरा जो सेट है वो सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट। सिंगलटन इसका नाम से ही लग रहा है, एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। ए सेट हैविंग ओनली one element is called singleton set। एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। कैसे? जैसे एक एग्जांपल, सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट x such that x is greater than 3 less than 5 for every x belongs to n। x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर तो आप जानते ही क्या होता है, जो 3 से ग्रेटर और 5 से लेस। तो 3 से ग्रेटर और 5 से लेस कौन सा नेचुरल नंबर होगा? 4। यानी ये क्या हो गया? x 4 हो गया। ये सिंगलटन सेट हो गया, इसमें केवल ओनली वन एलिमेंट हो गया, और इसको हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। अब इसके बाद देखो अगला, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट नाम से ही लग रहा है
कि फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं, और फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। यानी एक ऐसा सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कि जो फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट है और जो इनफाइनाइट नहीं है वो फाइनाइट है। तो एक ऐसा सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। इस सेट A set having countable number of element, countable से मतलब जिसको हम काउंट कर सकते, countable number of element, number of element is called finite set। एक ऐसा नंबर, एक ऐसा सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। अदरवाइज अगर फाइनाइट नहीं है तो अदरवाइज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अदरवाइज हम उसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। मतलब जो फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट है और जो इनफाइनाइट है वो फाइनाइट, इनफाइनाइट है वो फाइनाइट नहीं। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। ये देखो A एक सेट है जो ऐसे लिखा गया x such that x greater than 1 less than 7 for every x belongs to n। अब देखो x का रीजन बता दिया गया है कि 1 से ग्रेटर है और 7 से लेस है, तो ये क्या हो जाएगा, A कौन कौन सेट हो जाएगा, और नेचुरल नंबर को 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, काउंटेबल, इसको काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया भाई, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट का क्या एग्जांपल है कि ऐसे लिखे, एक बी सेट है x such that x greater than 2। अब 2 से ग्रेटर तो कहां तक हो सकता है, इनफाइनाइट तक हो सकता है, 2.1 2.4 3 4 5 6 अप टू कहां तक, ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। एक ऐसा सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट ना हो उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं, और जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसको फाइनाइट कहते हैं, और जो काउंटेबल नहीं होता है वो इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखना कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, सबसे पहला कंडीशन है कार्डिनल नंबर के लिए कि वो काउंटेबल नंबर यानी फाइनाइट सेट के अंदर ही डिफाइंड होता है। कि कार्डिनल नंबर किस में डिफाइंड होता है, फाइनाइट सेट। ये पहला कंडीशन है कि कार्डिनल नंबर जो है फाइनाइट सेट में डिफाइंड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर कहते हैं। यानी कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट सेट ए, द नंबर ऑफ एलिमेंट of finite set A, the number of element of a finite set A, माने किसी फाइनाइट सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं is called the cardinal, is called cardinal number, cardinal number and denoted by
बाई एन ऑफ ए से लिखते हैं। जैसे ये देखो फॉर एग्जाम्पल ए एक सेट है, ये क्या है 3 5 7 9 11। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? पहला तो ये देखेंगे कि ये फाइनाइट है कि नहीं, तो ये देखो आप फाइनाइट है, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? एन ऑफ ए 1 2 3 4 5, कार्डिनल नंबर 5। अगर मान लो कि बी कोई सेट है ए ई आई ओ यू, तो इसका कार्डिनल नंबर एन ऑफ बी, और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया? 5 हो गया। यानी कार्डिनल नंबर जो है फाइनाइट सेट के अंदर डिफाइंड होता है, और उस सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वो कार्डिनल नंबर कहते हैं, राइट है। अब इसके बाद आप देखना, इसके बाद इक्विवेलेंट सेट, दो चीज है। पहले इक्विवेलेंट या इक्वल सेट के पहले मैं तुम्हें सबसेट पढ़ा, सबसेट ध्यान देना, सब जैसे आता है मतलब छोटा होता है, जैसे सब आता है वो क्या होता है? छोटा होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ए बी एक सेट है 1 2 3 4 5, ए एक सेट है 3 4 5, ये सेट। अब देखना कि ए के सभी एलिमेंट क्या है? बी में। यूं समझ लो ए जो है वो बी का क्या है? बच्चा है। बच्चा मतलब सन, मतलब ए बी का तभी सबसेट होगा जब ए के सभी एलिमेंट बी में, और कोई जरूरी नहीं है बी के सभी एलिमेंट ए में। तो हम इसको बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं ए सबसेट ऑफ, ऐसे। अगर ये ऐसा हो, मान लो ऐसा 2 हो, तब भी यही बोलेंगे कि ए सबसेट ऑफ बी। ये देखो ये इक्वल साइन भी लगा, इसका मतलब एट ए टाइम, ये ऐसे समझो कि ये एक आदमी का हाथ है, दोनों जिधर हो गया ये क्या हो गया? बड़ा हो गया, और जो इसका बैग पड़ा वो छोटा हो गया। तो इसका मतलब ए जो है सबसेट ऑफ क्या हो गया? बी हो गया। तो ए सबसेट ऑफ बी, और इसको भी हम कहेंगे ए सबसेट ऑफ बी। यानी ए बी का तभी सबसेट है जब ए के सभी एलिमेंट बी में हो। एक और एग्जांपल, ये बहुत ज्यादा आता है, जैसे मान लो ग्रैंडफादर, एक ग्रैंडफादर, इनके 3 बच्चे S1 S2 और S3। एक कोई आदमी है उसके 3 बच्चे, इस फर्दर इस आदमी के 2 बच्चे C1 C2, इसमें C3 C4, और ये C5 और C6। अब देखना ये सारे किससे रिलेटेड है? इससे भी है और इससे भी है। इसमें से एक की बात करें तब भी ये इससे रिलेटेड है, और ये इससे रिलेटेड है, और इन सब से रिलेटेड है। तो ये जो हुआ ये क्या हो गया? इसका सबसेट हो गया, और ये सभी भी इसके क्या हो गए? सबसेट हो गए, और ये सारे मिलके भी क्या हो गए? इसके सबसेट। तो सबसेट का पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सबसेट किसको कहते हैं, कि इसको भी इसका सबसेट कहेंगे, इसका भी कहेंगे, इसका भी कहेंगे, इसका भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये इससे भी रिलेटेड है, और इससे भी रिलेटेड है, और ये इससे भी, भाई इनके ताऊ लगे, तो ये क्या है? सबसे रिलेटेड। तो ये क्या हो गया? ये जो हुआ ये सबसे छोटा हो गया,
तो जहां सब की बात आ गई मतलब छोटा, तो सबसेट, सबसेट क्या होता है? अब लिखिए, इफ A and B, A and B be two sets, then each element of set A present in set B is called A subset of B. ये डिनोटेड, पहले लिख देंगे A सबसेट ऑफ B एंड डिनोटेड बाय दिस, लिखते हैं कॉल्ड A सबसेट ऑफ B, सबसेट ऑफ B एंड डिनोटेड बाय A सबसेट ऑफ, सिंपल एग्जांपल है B, A B C D E, A एक है B C, तो ये क्या बोलेंगे? A सबसेट ऑफ B, ये एग्जांपल, राइट। अब देखो दो और सेट है, एक इक्वल सेट है और एक इक्विवेलेंट सेट है। किसी भी सेट का फाई ऑलवेज सबसेट होता है, ध्यान रखना, किसी भी सेट का फाई जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है? सबसेट होता है। अब देखो दो और इक्विवेलेंट सेट, और एक है इक्वल सेट, ये देखो दोनों नाम से सेम ही लग रहे हो, लेकिन दोनों अलग अलग है। जो इक्वल है वो तो इक्विवेलेंट है ही है, लेकिन जो इक्विवेलेंट है वो कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल, बात समझे? जो इक्वल है वो इक्विवेलेंट है, मतलब एक एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट, बट इट इज नॉट नेसेसरी एवरी इक्विवेलेंट सेट इज इक्वल सेट। कैसे? अब देखना, ये एग्जांपल लिख देंगे बाद में। ये A एक सेट है, 1 1 3 5 7 9, B एक सेट है, A E I O U, इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 5, और इसका भी कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 5, यानी Na इक्वल टू क्या हो गया भाई? NB। अब जरा देखना, एक और एग्जांपल लेते हैं, इक्वल बाद में लिखें, एक और A, नेक्स्ट एग्जांपल 2, A 2 4 6 8 10, B 10 8 6 4 2, इसका भी कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 5 हो गया, और इसका भी कार्डिनल नंबर क्या हो गया? 5 हो गया, यानी ये Na इक्वल टू NB ये भी हो गया। लेकिन ये इक्वल सेट भी है, इक्वल सेट का यानी क्या कंडीशन हुआ? A और B अगर दो सेट हैं तो A के सभी एलिमेंट B में है और B के भी सभी एलिमेंट क्या हो? A में, तो वो इक्वल सेट। और दो सेट इक्विवेलेंट कब होते हैं? जब दोनों का कार्डिनल नंबर क्या हो जाए भाई? 7 हो जाए। तो ये इक्विवेलेंट है और ये क्या है? इक्विवेलेंट है। ये इक्वल एंड इक्विवेलेंट है, इनका भी कार्डिनल नंबर क्या हो गया? सेम हो गया। लेकिन इसका कार्डिनल नंबर तो सेम हुआ, लेकिन इसके सभी एलिमेंट इसमें नहीं है और ना इसके सभी एलिमेंट, यानी इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? द कार्डिनल नंबर, सॉरी, इफ द कार्डिनल नंबर
आप टू सेट A and B are equal, then it is known as equivalent set. Na इक्वल टू क्या हो जाए Nb, ये राइट। अब इक्वल सेट, ये देखो ये इक्वल भी है इक्विवेलेंट है, ये केवल इक्विवेलेंट है, तो जो इक्वल होगा वो इट मस्ट बी इक्विवेलेंट होगा। यानी इक्वल सेट की क्या डेफिनेशन होगी, इक्वल सेट की इक्वल सेट की डेफिनेशन देखो, इक्वल सेट if A and B be two sets, then each element of set A present in B, set B, and each element of B present in A, मतलब वाइस वर्सा, A is called equal set। मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हो, A सबसेट ऑफ B है एंड B सबसेट ऑफ B A, मतलब A के सभी एलिमेंट B में हो और B के सभी एलिमेंट क्या हो A में हो, तो इसको A इज इक्वल टू क्या बोलेंगे B, तब इसको हम इक्वल सेट कहते हैं। आगे नेक्स्ट टर्म पे कल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।